हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जब जब किसी पर्वत श्रृंखला या पहाड़ पर या कहीं पर भी धरती पर कोई बड़ा चेंज होता है तो धरती हिलती है। और हालांकि ऐसा ही एक स्टेटमेंट जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी दिया था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। नॉर्मली ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, हालांकि वो गलत सेंस में दिया गया था और वो एक इंडिकेट करना चाहते थे कि शायद हाँ, ये हमने ही करवाया है। जो भी नरसंहार, जो भी एक तरीके का जेनोसाइड दिल्ली के अंदर 1984 के अंदर सिखों का कत्लेआम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, वो हुआ था। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहां पर भी जब और ये रियलिटी है, जब दुनिया में एक बड़ा बदलाव होता है और बहुत बड़ा बदलाव होता है और पुराने टाइम से चला आ रहा कोई एक पावरफुल व्यक्ति या पावरफुल नेता जब हटता है और उसकी जगह कोई दूसरा नेता आता है तो यकीन मानिए दुनिया हिलती है। सब चीज़ें इधर उधर कुछ हद तक होती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का एक असेसमेंट करना ज़रूरी है कि वो चीज़ें किस हद तक हिलेंगी, कौन सी चीज़ आगे होगी, कौन सी पीछे, या किसका क्या रोल होगा, क्या रोल नहीं होगा। जी हाँ, मैं दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बेंजामिन नेतन्याहू की, जो इस समय पर इजराइल की राजनीति पे इजराइल के प्रधानमंत्री 12 साल इजराइल के प्रधानमंत्री रहे और अब वो अपनी कुर्सी से हट गए हैं और उनकी जगह नेफ्ताली बेनेट वो गद्दी पर बैठे हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या क्या बदलाव इस पूरी मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में होंगे और किस तरीके से इजराइल के अंदर बदलाव होंगे, इन सब के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन हाँ एक एनालिसिस करेंगे। ध्यान से सुनिए। और ये नॉर्मली उन लोगों के बीच ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब एक इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 12वीं पास में या और ग्रेजुएशन करते हुए आप हमारी जीरो टू हीरो सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर इसकी स्टार्टिंग मात्र 500 रुपये से हमने रखी है, क्योंकि इस समय कोरोना का पीरियड है, हर किसी की हालत खराब है, पैसे वैसे जेब में है नहीं, तो आप इसमें हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अलग अलग कोर्सेज में बाद में हम आपको जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप यूपीएससी की प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और साथ में एनसीईआरटी का एक टॉपिक हम यहां से आपका स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपका कोरोना पीरियड बिल्कुल ही खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसलिए आप जुड़ते हुए देर ना लगाएं, जल्दी से कनेक्ट करें और जो दिए गए नंबर हैं 407 408, इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपसे जल्दी ही बात करेंगे और इस आपकी तैयारी के अंदर पूरी ताकत लगाएंगे। टॉपिक के ऊपर आते हैं दोस्तों। यहां टॉपिक अगर देखा जाए तो टॉपिक है, यहां अगर हम टॉपिक देखते हैं तो वो इजराइल के अंदर पॉलिटिकल चेंज इन इजराइल है। टॉपिक है पॉलिटिकल चेंज इन इजराइल, पॉलिटिकल चेंज इन इजराइल। इजराइल के अंदर जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं, मैं उनके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि राजनीतिक बदलाव, पॉलिटिकल चेंजेस इजराइल के अंदर किस तरीके से हुए हैं। अगर आप इस पॉलिटिकल चेंजेस की बात करते हैं इजराइल के अंदर तो सीधी सी एक बात है दोस्तों, सीधी सी एक बात है और वो ये है पॉलिटिकल चेंजेस इन इजराइल को अगर आप देखेंगे यहां पर, तो सबसे पहले इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या बदलेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स वो किस तरीके से बदलेगी, हम इसे देखेंगे। दूसरा, रिलेशंस विद अमेरिका वो किस तरीके से डिसाइड होंगे, वो देखेंगे। रिलेशंस विद अमेरिका किस तरीके से डिसाइड होंगे, वो देखेंगे। तीसरा, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईरान के साथ इसके रिलेशंस किस तरीके से होंगे, मिडल ईस्ट के साथ इसके जो इजराइल के रिलेशंस हैं वो किस तरीके से होंगे, अरब कंट्रीज के साथ इसके रिलेशंस किस तरीके से होंगे, और सबसे बड़ी बात पैलेस्टीन मामले के अंदर इसके रिलेशंस किस तरीके से होंगे, और हमास और हिजबुल्लाह के साथ इसके रिलेशंस किस तरीके से होंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर है जिसके ऊपर हमारी नज़र है कि इंडिया के साथ भारत के साथ इजराइल के रिलेशंस किस तरीके से होंगे। इन चीज़ों को हम लोगों ने समझना है। एक पॉलिटिकल लीडर के चेंज होने से दोस्तों इतनी सारी चीजें चेंज होती हैं, इन सबके साथ रिलेशंस किस तरीके से होंगे उन सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक टॉपिक अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझना चाहते हैं तो इनके ऊपर आपको अपना ध्यान बनाए रखना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। और ये हमेशा,
क्योंकि कभी भी ये समझ लीजिए, जो एक मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, खासकर कोई भी दुनिया की चीज अकेली नहीं चलती है, उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें, बहुत सारी दूसरी डायमेंशंस जुड़ी हुई होती हैं। यहां पॉलिटिकल चेंजेस इन इजराइल के अंदर सबसे पहले हम पॉलिटिकल चेंज जो हम देख रहे हैं वो क्या है उसे देखते हैं। पॉलिटिकल चेंज की अगर आप बात करें तो यहां पर नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री थे वो इस समय पर हट चुके हैं और 12 साल से उन्होंने पूरी की पूरी राजनीति के ऊपर डोमिनेट किया और उनकी जगह जो नेफ्ताली, इसकी स्पेलिंग अभी थोड़ा सा मेरे को लगेगा, बेनेट जो हैं ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब असलियत में प्रधानमंत्री बनने का मतलब ये है कि यहां पर नेचर ऑफ गवर्नमेंट में क्या चेंज हुआ है उसे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि असलियत में नेचर ऑफ जो गवर्नमेंट है उसे हम कैसे देखेंगे कि जो सरकार का व्यवहार है वो कैसे बदला है। दोस्तों, अगर आप नेचर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर अगर नेतन्याहू की सरकार को अगर देखते हैं यहां पर कि नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है उसको अगर आप देखेंगे तो वो एक प्योरली राइट विंग पार्टी थी, प्योरली राइट विंग पार्टीज का एक ग्रुप था, पार्टीज ग्रुप। राइट विंग पार्टीज का मतलब यह है कि क्लियर वर्ड्स में अगर देखा जाए तो सबकी लगभग विचारधारा एक जैसी थी क्लियर वर्ड्स में। जैसे अगर इंडिया में देख लें तो बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा शुरू से एक जैसी रही। शिवसेना भले ही मराठी मानुष की बात करती हो, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी और शिवसेना के बीच में रत्ती भर भी फर्क नहीं था और अभी भी नहीं है, और ये रियलिटी है। यही रीजन है, दोनों का वोट बैंक कॉमन है और दोनों वोट बैंक कॉमन होने की वजह से काफी लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ 33-34 साल तक एक दूसरे के साथ बने रहे। समझे? ये क्यों बने रहे? ये इसलिए बने रहे दोस्तों क्योंकि इन दोनों की राइट विंग के हिंदुत्व सबसे ऊपर हो। अगर शुरू से हिंदुत्व सबसे ऊपर रहेगा दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है दोनों हिंदुत्व के लिए काम करेंगी। लेकिन अब यहां, और यही रीजन है, नेतन्याहू और जो बेनेट हैं, बेनेट भी राइट विंग पॉलिटिक्स के हैं। यानी नेतन्याहू और बेनेट की अगर आप मोटे तौर पर देखें तो पैलेस्टीन के मुद्दे पर इनका पूरा मानना यह है कि पैलेस्टीन नाम का कोई देश नहीं है। जो भी अरब फिलिस्तीनी इजराइल में रहते वो इजराइल के नागरिक हैं, फिलिस्तीन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम है। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। वेस्ट बैंक पूरे का पूरा फिलिस्तीन का है। इस तरीके की इन लोगों की मेंटालिटी है। क्लियर वर्ड्स में राइट विंग के मारेंगे और क्लियर वर्ड्स में मारेंगे और तब तक मारते रहेंगे जब तक ये मान नहीं जाते। इसलिए अलग सा मस्जिद का मामला हुआ, वो उसे टेंपल टॉम, जो भी है टेंपल डोम वगैरह जो भी कहते हैं वो कहते हैं। यानी राइट विंग एक जैसी विचारधारा की पार्टीज इकट्ठी आ रखी थी और बेनेट जो आज के दिन प्रधानमंत्री हैं वो किसी टाइम पर इन्हीं के विदेश मंत्री रहे और लगभग शुरू से विदेश मंत्री ही रहे, नेफ्थली बेनेट। अब प्रॉब्लम क्या आई है? अब प्रॉब्लम ये आई कि वो राइट विंग पार्टी थी तो स्टेबल थी और लीस्ट कॉन्फ्लिक्ट थे इनके बीच में। और असलियत में समस्या को समझिए, जब भी कोalition गवर्नमेंट होती है दोस्तों, जब भी कोalition गवर्नमेंट होती है, जब भी कोalition गवर्नमेंट होती है यानी मिली जुली सरकार होती है, तो और उस मिली जुली सरकार में कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स होते ही होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स होते ही होते हैं, मतभेद होते ही हैं, एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। मतलब एक कहीं ना कहीं जो है टकराव, मतभेद होते हैं तो हितों का टकराव होता रहता है। यहां ये नेचुरल प्रोसेस है। इंडिया ने भी ऐसा फेज देखा हुआ है जब सबसे पहले तो 1978 से लेकर 80 के बीच में जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई तो असलियत में जनता पार्टी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खास बात क्या थी? जनता पार्टी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ये छोटी बड़ी बहुत सारी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट थी।
मल्टी पार्टी गवर्नमेंट थी और इसी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट का नतीजा यह हुआ कि एक पार्टी ने समर्थन खींच लिया, चौधरी चरण सिंह ने, और मोरारजी देसाई जी की सरकार गिर गई। फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार से इंदिरा गांधी ने समर्थन खींच लिया तो चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई। उसी के बाद अगर इंडिया में देखें तो 1989 से लेकर 2014 के तक अगर देखें तो यहां पर नो पावर, यहां पर या तो 1985 के इलेक्शंस जो हुए थे उसके अंदर कंप्लीट मेजॉरिटी आई थी या फिर 2014 में कंप्लीट मेजॉरिटी आई है। 89 से लेकर 2040 तक का अगर 25 इयर्स देखें तो भारत में भी कोalition गवर्नमेंट थी। और यहां असलियत में दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए कि भारत की कोalition गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स को देखकर आपको इनकी कोalition गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी कि क्या वहां ताकत होगी, ताकतवर होंगे या कमजोर हो जाएंगे। छोटा सा देश भले ही है लेकिन पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। मल्टी आइडियोलॉजी हो गई ना, अलग अलग विचार हो गए। अब यहां भारत में कोalition गवर्नमेंट थी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पहले वीपी सिंह गवर्नमेंट आई, वीपी सिंह गवर्नमेंट के बाद चंद्रशेखर गवर्नमेंट आई, फिर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट माइनॉरिटी आई, फिर अटल बिहारी 13 दिन, फिर इंदर कुमार गुजराल, फिर एचडी देवगौड़ा, फिर 13 महीने की अटल बिहारी, फिर 4.5 साल की अटल बिहारी सरकार, उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ऐसी थी जो 10 साल चला गई। सारी कोalition गवर्नमेंट्स थी, इनकी लड़ाई होती थी, खूब लड़ाई होती थी दोस्तों। तुम में से बहुत सारे बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे, मैक्सिमम पैदा नहीं हुए होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो बड़े इस वीडियो को देख रहे हैं याद कीजिए, सुबह पता लगा कि चंद्रशेखर ने क्या नाम है वीपी सिंह से अपना मतलब समर्थन वापस ले लिया, वीपी सिंह सरकार गिर गई। पता लगा सुबह उठे 13 दिन की सरकार अटल बिहारी की गिर गई, सुबह उठे इंदर कुमार गुजराल जी की सरकार गिर चुकी है, सुबह उठे तो एचडी देवगौड़ा जी की सरकार गिर चुकी है। शॉर्ट में ये कि बहुत सारी सरकारें गिर चुकी हैं। फिर उसके बाद पता लगा अटल बिहारी की 13 महीने की सरकार एक वोट से गिर गई। यार सोच सकते हो, एक वोट से 13 महीने की सरकार गिर जाए, और सरकार गिर गई 13 महीने की एक वोट से, तो सोच सकते हैं। और मजे की बात यह कि यहां पर पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है, यहां इनकी 27 पार्टियां, 27 पार्टीज इकट्ठे मिलकर सरकार बना रही होती थी। 30 पार्टीज इकट्ठे मिलकर, 30 पार्टीज, इंडिया में इतनी सारी पार्टीज हैं तो 30 पार्टियां सरकार बना रही थी। सोचकर देखो कितना जबरदस्त माहौल रहा होगा, उठापटक जबरदस्त। और इसी उठापटक का नतीजा था 1990 से लेकर 1989 से लेकर और 2014 तक, तो चलो 14 तक ही मान लीजिए, 14 तक कौन सा कम था। 2008 के अंदर जब अमेरिका से 123 डील साइन हो रही थी, कम्युनिस्ट पार्टियों ने जिस तरीके से विरोध किया था, सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, अमेरिका से डील ना करने का दबाव बनाया था, अमेरिका से रिलेशंस ना करने के दबाव बनाए थे, सोचकर देखिए देश का कितना बुरा हाल होता है ये। क्योंकि अपोजिट नेचर की सरकारें आपस में जब आती हैं तो बहुत बुरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। आज अगर बीजेपी, कश्मीर में देख लीजिए ना, कश्मीर में बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की सरकार बनी, कश्मीर में बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की सरकार बनी, दोनों अपोजिट डायमेंशन वाले। कश्मीर बीजेपी क्या कहती है, 370 हटाएंगे, महबूबा मुफ्ती कहती है 370 बनी रहेगी। बीजेपी कहती है पाकिस्तान कोई नहीं होता, हमारे बीच में बोलने वाला, कश्मीर हमारा है। महबूबा मुफ्ती कहती थी पाकिस्तान इज ऑल्सो अ पार्टी, उसको भी बातचीत के बीच में बुलाना पड़ेगा। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि हर मामले में दोनों ईस्ट और वेस्ट थे, नॉर्थ और साउथ थे, समझे। और यही एक रीजन था, फिर भी दोनों ने जब सरकार बनाई तो टूट चल दी थोड़ा ना पूरी की पूरी। राजनीति के अलावा वहां कुछ भी नहीं हुई, उठा पटक के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। नतीजा तुम्हारे सामने है, नतीजा तुम्हारे सामने है। और यही चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी, यही चीज यहां पर आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, कि असलियत में मामला क्या है। समझो, बहुत खतरनाक है, समझे। यही चीज अब इजराइल में हो गई है।
इजराइल में कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के साथ साथ जो मल्टी पार्टी है उसे अगर आप लोग देखते हैं तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम क्या है ना, हमारे देश के अंदर पिछले लगभग 98 99 से 99 में सरकार जो आई थी, 99 के अंदर अगर आप देखोगे 99 से लेकर और 2014 के बीच या 2021 के बीच में 21-22 साल निकल चुके हैं। तो 22 साल में तो पूरी एक जनरेशन बदल चुकी है। हम उस टाइम पर बच्चे होते थे, हम उस टाइम पर बच्चे होते थे 98 99 में जब अटल बिहारी सरकार वगैरह बन रही थी और इलेक्शंस वगैरह होते थे, तो हर दूसरे चौथे महीने इलेक्शंस होते थे, तो कुछ ना कुछ उठापटक चली रही होती थी। कभी एमसीडी के हो रहे हैं, कभी दिल्ली के हो रहे हैं, कभी लोकसभा के हो रहे हैं, और इलेक्शन का माहौल बना ही रहता था। लेकिन उस टाइम पर आपके देश का हाल क्या था? ये वही दौर है जब चाइना जो है वो प्रोग्रेस कर गया। और क्या, चाइना की सबसे ज़्यादा जो डबल डिजिट ग्रोथ है वो 80s और 90s के बीच में ही तो है। 80s के अंदर मतलब 90s पूरा और 2000 पूरा भारत में मिली जुली सरकारें थी और हर कोई अपनी टांग खींच रहा था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट से लेकर जितने भी स्कैम्स वगैरह हुए हैं सारे आप देख लो। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला असलियत में किया किसने? कांग्रेस की एक सहयोगी दल ने, जो कोalition गवर्नमेंट की जो पार्टी थी, सपोर्टिव पार्टी थी, उसने किया था। और किसने किया था? और प्रेशर क्रिएट कर रखे थे कि जानबूझ करके ए राजा को ही, डीएमके का ए राजा ही जो है वो बनेगा और उसी को वो मिलेगा, क्या नाम है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री। घोटाला कर गया। शॉर्ट में समझिए कि देश एक तरफ चाइना प्रोग्रेस कर रहा है और आज आप इंडिया से, जो इंडिया चाइना से जो बहुत ज्यादा पीछे, उसके पीछे का एक रीजन भारत के अंदर कोalition गवर्नमेंट भी थी यार। कोalition गवर्नमेंट बहुत जबरदस्त लेवल पर थी। इनके अपने मुद्दे ही नहीं सुलझते थे। पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन तो बाद में होगा। बड़ी मुश्किल से सरकार कोई पॉलिसी लेके आ पाती थी क्योंकि उसको अपने सारे दोस्तों को ही मनाने में टाइम लग जाता था। क्योंकि कोalition भाई बहुत भानुमति का कुनबा होता है ना, कभी कोई फूफा नाराज हो रखा है, कभी कोई बुआ नाराज हो रखी, कभी दादा नाराज हो गया, कभी पड़ोसी नाराज हो गया, मनाने मनाने में ही टाइम निकल गया। और दूसरी तरफ चाइना की सिंगल मैन लीडरशिप डेंग जियाओपिंग की, उसने चाइना को आसमान में पहुंचा दिया। यस, ये सोचकर देखिए ना, कंपेयर करके देखिए, इंडिया की पॉलिटिक्स उसे ले डूबी क्योंकि हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कौन सा प्रधानमंत्री होगा। और 89 से लेकर 99 के बीच में तो हमारे प्रधानमंत्री ही फिक्स नहीं हो पा रहे थे। जब इन सबके जेब खाली होगी ना, इन नेताओं की, उस टाइम के नेताओं की जेब खाली हो गई कि यार हम रोज रोज इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तब जाके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के बाद इन लोगों ने आगे लड़ना और भिड़ना शुरू किया और अपनी सीट्स निकालनी शुरू करी हैं। वरना उससे पहले तो ये लोग, और सच बता रहा हूं, उन्होंने देश के लिए इलेक्शन लड़ने नहीं छोड़े। उन्होंने इसलिए इलेक्शन लड़ने छोड़े कि भैया 5 साल हमारे को कमा तो लेने दो, हम लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगा देते हैं इलेक्शन में, जेब में कुछ आता नहीं, फिर लगाना पड़ जाता है। इसलिए 5 साल सरकार चलनी चाहिए। सिर्फ इस वजह से इन हरामखोरों ने, सारे नेता चोर हैं, लोकतंत्र के सारे नेता डाकू हैं, लेकिन मजबूरी है, इनके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। इसलिए इनकी गर्दन पकड़े रखोगे तो काम चलेगा इन नेताओं की, वरना काम नहीं चलेगा। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा नेशन के बारे में बोल गया। अब इजराइल पे आ जाते हैं। अब यहां पर भी मल्टी पार्टी है। एक तरफ तो अल्ट्रा राइट विंग पार्टी। अब ये अल्ट्रा राइट विंग पार्टी क्या करेगी दोस्तों? ये अल्ट्रा राइट विंग पार्टी साफ कह रही है पैलेस्तीन हमारा है, जेरूशलम हमारा है, गाजा पट्टी के हमास को मार के छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पार्टी है, या फिर यूं कहें कि पैलेस्तीन को सपोर्ट करने वाली पार्टी भी इस गवर्नमेंट में शामिल है। पैलेस्टीनियन सपोर्टर पार्टी, वो कह रही है कि पैलेस्तीन अलग देश है। सोच कर देखो ये क्या कह रहा है, फिलिस्तीन हमारा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीजेपी कि फिलिस्तीन हमारा, कश्मीर हमारा है, कोई कुछ बोलेगा तो थोबड़ा तोड़ देंगे, समझे? वही ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। एक पार्टी वो है और दूसरी पार्टी महबूबा मुफ्ती वाली खड़ी हुई है, जो ये कह रही है जी देखो सीधी सी बात है, फिलिस्तीन अलग देश है, हम तुम्हारी सरकार में शामिल हो रहे हैं ताकि फिलिस्तीन के साथ गड़बड़ ना करो, लेकिन देश अलग होगा। अब वो सरकार और ये वो पार्टी और ये पार्टी क्या एक जगह आ सकते हैं? दूसरी तरफ ये लोग राइट विंग हैं तो कैपिटलिज्म को पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, यानी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने वाले हैं, यानी प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देने वाले हैं। और दूसरी तरफ सोशलिस्ट यानी लेफ्ट विंग है, जो आज के दिन इनके विदेश फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं, वो लेफ्ट विंग है। उनका नाम है यार लैपिड,
यार लैपिड जो भी इनका नाम रहा है, ये पूरे इनको फॉरेन मिनिस्ट्री मिली है, समझे। अब फॉरेन मिनिस्ट्री मिली है, लेफ्ट विंग है, ये सोशलिस्ट अप्रोच रखते हैं, ये सोशलिस्ट अप्रोच रखते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक पॉलिसी पे इसमें से लड़ेंगे, फिलिस्तीन के मामले में इससे लड़ेंगे। अब ये सरकार 4 साल चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, आउटकम क्या होगा पता नहीं, आउटकम क्या होगा पता नहीं। यानी अब होगा क्या, इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स, इजराइल के अंदर क्या होगा, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स या फिर यूं कहेंगे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी घरेलू राजनीति, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, घरेलू राजनीति है, वो घरेलू राजनीति, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वो घरेलू राजनीति, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, वो आप लोग इतना समझ लीजिए, यही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ये डोमिनेट कर रही है पूरे सिस्टम को। यही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो अब डोमिनेट द अदर इशू। बाकी जितने भी मुद्दे हैं उन सब पे यही पॉलिटिक्स डोमिनेट करेगी। उसका मतलब है अगर ईरान के खिलाफ कुछ फैसला लेना है तो अंदर खाते ईरान पे तब सपोर्ट करेंगे जब दूसरी जगह हमारे को कंसेशन दोगे, वरना समर्थन वापस। समझे। फिलिस्तीन के मामले में है तो वो पहले ही दुश्मन बिठा रखे हैं या फिर अपोजिटर्स बिठा रखे हैं, हमास के मामले में है तो अपोजिटर्स बिठा रखे हैं, टर्की के मामले में है तो अपोजिटर्स हैं, अमेरिका के मामले में है फॉरेन पॉलिसी है, फाइनेंशियल पॉलिसी है, कोई भी पॉलिसी है, फिर गिव एंड टेक चलेगा, बार्गेन चलेगा कि आप हमारा ये काम कर दो तो हम आपको यहां सपोर्ट करेंगे, आप हमारा ये काम कर दो तो हम आपको यहां सपोर्ट करेंगे। ये पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी, ये पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी और ये पॉलिटिक्स इस हद तक जाएगी कि खतरनाक लेवल पर। और कोई बड़ी बात नहीं है, ईरान जो इजराइल है इसकी पोजीशन इन मिडल ईस्ट, पोजीशन इन मिडल ईस्ट ये है वो कंपैरेटिवली वीक हो जाए। और इजराइल अगर वीक हो रहा है तो उसका सीधा सीधा मामला यह है कि ईरान इज गेटिंग स्ट्रेंथ, ईरान इज गेटिंग स्ट्रेंथ। इसे आप इसके ऊपर देख सकते हैं यहां पर कि भैया यहां ये मिडिल ईस्ट के अंदर एक प्लेयर इजराइल है, एक प्लेयर इजराइल है और दूसरा प्लेयर ईरान है। ईरान अगर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है, ईरान अगर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है तो इजराइल अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पा रहा है तो ईरान का इंक्रीज इन इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान इन मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट में ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ने का, ईरान का प्रभाव मध्य एशिया या वेस्ट एशिया में बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है कि एक तरफ इजराइल तो कमजोर होगा ही होगा, साथ में सऊदी अरेबिया से लेकर अमेरिका के इंटरेस्ट्स भी यहां पर कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, ईरान के खिलाफ जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जितने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ईरान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है रुक जाएगा। असलियत में एक स्टेट होता है, स्टेट के अंदर होती है एक गवर्नमेंट, लेकिन इसी स्टेट में एक डीप स्टेट होता है जो असलियत में यहां समझिए डीप स्टेट जो है वो असलियत में स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ अ कंट्री होता है और वो जल्दी से पॉलिसीज को बदलने नहीं देता है। सरकार चाहे किसी भी तरीके की पार्टी की आए, प्रेशर जो है उस सरकार पर हमेशा इस डीप स्टेट का बना रहता है। डीप स्टेट
इस डीप स्टेट के अंदर जो वोटर होता है वो भी होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो भी होता है, इंटरेस्ट्स ऑफ अ कंट्री वो भी होते हैं। इंटरेस्ट्स ऑफ अ कंट्री, देश के जो हित होते हैं वो भी होते हैं। हर जगह हर चीज होती है, समझे। और ये सबसे मेन बात है। और जो ये डीप स्टेट है जिसमें वोटर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री है, डीप स्टेट, ये जल्दी से पॉलिसी को चेंज नहीं करने देते। लेकिन यहां जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो असलियत में उसे पार्टीज जो होती हैं वो डिसीजन को कई बार लेती तो हैं लेकिन डिले कर देती हैं, यानी धीरे कर देती हैं। इंडिया में यही हुआ था। इंडिया में डिसीजंस वही लिए गए लेकिन बहस ज्यादा हुई, बार्गेन ज्यादा हुई, उठापटक ज्यादा हुई, खींचातानी ज्यादा हुई, डिसीजन डिले हो गए। और डिले की वजह से ज्यादा नहीं 20-25 साल डिले हो गए और आप चाइना से 25 साल पीछे चले गए। और अगर हमने जो रिफॉर्म्स किए, हमारी कंट्री ने 1980s में ही थोड़े थोड़े रिफॉर्म शुरू हो गए जो राजीव गांधी ने बढ़ाए, लेकिन 1989 के बाद वो रुक गए। मनमोहन सिंह ने बढ़ाए लेकिन वो शुरू वाले बढ़ाए, उसको जो बेस चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो बेस कहीं ना कहीं अटल बिहारी की सरकार जब 5 साल टिकी तो और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने की सोची गई, तब से वो बना, वो तब से उसको बेस मिला। जो बेस 1990s में मिलना चाहिए था वो बेस 2000 के बाद आकर मिलना शुरू हुआ। देश पीछे रह गया। डिसीजन खत्म नहीं होते, डिसीजन चलते हैं लेकिन डिले होने शुरू हो जाते हैं, समझे। और जो एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है वो डिसीजन दनादन लेती है, उसे सिर्फ अपनी पार्टी संभालनी है, बाकी पार्टियों से मतलब नहीं होता। यहां पर यही चीज है, डिसीजन कमजोर होंगे तो कहीं ना कहीं पोजीशंस वीक होंगी और पोजीशंस वीक जो होंगी वो वेस्टेड इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाएंगी। और ये सबसे बड़ी सिचुएशन है। अब मैं इसमें कभी भी बेंजामिन नेतन्याहू का सपोर्टर नहीं हूं। उनके ऊपर जिस तरीके से एलिगेशंस उन्हीं के देश के लोगों ने लगा रखे हैं या उनकी कंट्री के लोगों ने लगा रखे हैं कि भाई उन्होंने भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सोचिए, कमजोर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगर हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा हो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और हर मामले में कोई ना कोई पार्टी बिधक कर या नाराज होकर सपोर्ट बेस छीनने की अगर कोई धमकी देती रहेगी तो डिसीजंस जो होंगे वो कमजोर होंगे और सरकार वो स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाएगी जो कि ले सकती थी। और इसी का नतीजा होगा कि कहीं ना कहीं इजराइल की पकड़ उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर या उस पर्टिकुलर रीजन में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कमजोर होती चली जाएगी। अमेरिका के साथ भी रिलेशंस उसी हिसाब से होंगे, अमेरिका के साथ रिलेशंस भी उसी हिसाब से होंगे जिस तरीके से बाकी देशों के साथ, और कहीं ना कहीं खींचातानी यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें जरूर बताएं। बाकी जो भी कमेंट्स करेंगे उसमें क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।